दिसंबर की पहली तारीख। उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव रामपुर में रात के 9 बज चुके हैं। ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तापमान 8 डिग्री तक गिर गया है। उसी के गांव एक टूटे फूटे मिट्टी के घर में रहती है पूजा। शादी को 2 साल हो गए हैं। पति अजय खेतों में मजदूरी करता है। रोज का 250-300 रुपए मिल जाते हैं। उन्हीं के साथ में रहते हैं सास ससुर कमला देवी और रामदीन और 2 छोटे बच्चे बिट्टू और चुन्नी। रात का खाना खत्म हुआ है। सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। घर में 3 कमरे हैं। एक कमरे में सास ससुर सोते हैं। उनके पास 2 मोटे कंबल हैं। एक कमरे में अजय सोता है। उसके पास एक अच्छा कंबल है। और तीसरे छोटे से कमरे में पूजा अपने दोनों बच्चों के साथ सोती है। उनके पास सिर्फ एक बहुत पुराना पतला फटा हुआ कंबल है। बेचारी वो उसी में गुजारा करती है। बिट्टू, आओ बेटा, सो जाओ। कंबल ओढ़ लो अच्छे से। बहुत रात हो गई है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। आओ जल्दी से। मम्मी, इस कंबल में ठंड लग रही है और ये फटा भी है। मुझे इसमें नींद नहीं आ रही है। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड। मम्मी, मुझे इस कंबल में नींद भी नहीं आ रही है। आओ बेटा, मेरे पास आ जाओ, मुझसे सट जाओ, मैं तुम्हें गर्मी देती हूँ। पूजा दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लेती है। वो खुद भी ठंड से कांप रही है, लेकिन बच्चों को गर्म रखने की कोशिश करती है। फटा कंबल तीनों ने ऊपर ओढ़ा है, लेकिन ठंडी हवा उसमें से सीधे अंदर आ रही है। पूजा को बहुत तेज ठंड लग रही थी। पूजा के पैर भी बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि कंबल छोटा है। ठंड से उसके पैर सुन्न हो गए हैं, लेकिन वो बच्चों को ढकने के लिए खुद को खुला छोड़ देती है। क्या करती, आखिर वो एक माँ है। हे भगवान, कैसे गुजरेगी ये रात। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मुझे तो लगता है कि मेरे बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कल अजय जी से बात करनी होगी। हमें एक कंबल और चाहिए। पूरी रात पूजा और बच्चे कांपते रहते हैं। किसी को ठीक से नींद नहीं आती। बच्चे बार बार जागते हैं। पूजा उन्हें सहलाती है, गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी को खुद ही इतनी तेज ठंड लग रही थी कि वो क्या करे। सुबह 5 बजे पूजा की आंख खुलती है। रात ठीक से सोई नहीं। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। बच्चे अभी सो रहे हैं। वो धीरे से उठती है। बिट्टू के माथे पर हाथ रखती है। बिट्टू का शरीर गर्म था। बिट्टू को बुखार आ गया था। हे भगवान, कैसे तो तैसे मैंने पहले बच्चों को संभाला, अब तो इस बिट्टू को भी बुखार आ गया है। मैंने कहा था कि इतनी ठंड में अगर वो फटा कंबल ओढ़ेंगे तो मेरे बच्चे जरूर बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पूजा जल्दी से नीम के पत्ते लेकर आती है और बिट्टू के माथे पर लगाती है। फिर चुन्नी को देखती है। उसकी नाक बह रही थी। उसे भी सर्दी जुकाम हो गया था। पूजा बेचारी घबरा जाती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं एक लापरवाह माँ हूँ जो एक अच्छा कंबल भी नहीं दे पाई अपने बच्चों को। मेरा बिट्टू भी बीमार पड़ गया है। क्या करूँ मैं? ना जाने कैसे ससुराल में आ गई हूँ कि कोई मेरा दर्द भी नहीं समझता है। पूजा बच्चों को किसी तरह सुलाकर रसोई में चली जाती है। उसने सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया। 7 बजे तक सब तैयार हो जाता है। तभी अजय उठकर बाहर आता है। फिर पूजा उससे कहती है, सुनिए जी, बच्चों को बुखार और सर्दी हो गई है। रात भर ठंड में कांप रहे थे। हमारा कंबल बहुत पुराना और फटा है। क्या हम एक नया कंबल ले सकते हैं? बोलिए अजय जी। पूजा, तुम्हें पता है ना घर की हालत कैसी है? अभी तो महीने की शुरुआत है। पैसे कहाँ से लाऊं? महीने के आखिर में देखता हूँ। अभी उसी कंबल से काम चलाओ, समझी? लेकिन बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। बच्चों को कुछ हो जाएगा जी, आप समझते क्यों नहीं? तो क्या हम अपने कंबल दे दे तुझे? बोल, हमें भी ठंड लगती है। क्या हम इंसान नहीं है क्या? अजय, तू ना सुन इसकी बातें। बच्चों को हल्का बुखार आया है। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तू काम पे जा। हाँ बहू, थोड़ा सब्र कर। जब पैसे होंगे तब हम नया कंबल ले लेंगे। अभी अजय के पास पैसे नहीं हैं। पूजा चुप हो जाती है। वो समझ गई कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। उसे खुद ही कुछ करना होगा, क्योंकि बच्चों की हालत उससे देखी नहीं जा रही। दोपहर में पूजा की पड़ोसन सरिता उसके घर आती है। सरिता भी गरीब थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। उसके 2 बच्चे हैं, गोलू और मुन्नी। वो पूजा से कहती है, अरे पूजा, क्या हाल है? कैसी है? तू तो बहुत परेशान लग रही है और इतनी उदास क्यों है?
किसी ने कुछ कहा क्या? बोल, बता मुझे। सरिता दीदी, बच्चों को बुखार हो गया है, रात भर ठंड में कांपते रहते हैं। हमारा कंबल भी बहुत पुराना है। मैंने अजय जी से कहा कि हम नया कंबल ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। अरे तू परेशान मत हो, देख मेरे पास एक पुराना शॉल है, बहुत गर्म है, तू उससे बच्चों पर ओढ़ा दे, थोड़ी गर्माहट मिलेगी, समझी? और ज्यादा चिंता मत कर, मैं हूं ना उसके लिए। मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है कि नहीं? दीदी, आप भी तो गरीब हो, आपको भी तो जरूरत होती होगी। सरिता दीदी, आपने इतना सोचा मेरे लिए, यही बहुत है। अरे पागल, तू मेरी बहन जैसी है। बहन के काम ना आई तो क्या फायदा? तू ले ले शॉल, तुझे लेना ही पड़ेगा। और सुन, तू भी कुछ काम क्यों नहीं करती? कुछ पैसे कमा लेगी तो घर में मदद हो जाएगी, समझी? अगर अपने हाथ में पैसे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। काम? कौन सा काम करूं दीदी? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आपके नज़र में मेरे लायक कुछ काम हो तो बता दो। अरे तुझे सिलाई आती है ना, मैंने देखा है तेरा काम। तू कपड़े सी सकती है। शर्मा जी की कपड़े की दुकान है ना, वहाँ पूछ, वो लोग घर से सिलाई करवाते हैं। मैं तुझे वहाँ का एड्रेस बता दूंगी, समझी? मेरे जान पहचान के ही हैं, और मुझे लगता है कि तुझे काम मिल ही जाएगा। सच दीदी, मैं कल ही जाकर बात करूंगी शर्मा जी से। अगर मुझे काम मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। अगले दिन सुबह पूजा अपने घर का काम निपटाकर शर्मा जी की दुकान पर जाती है। दुकान बाजार में थी, बहुत सारे कपड़े रखे थे। पूजा हिचकिचाते हुए कहती है, नमस्ते शर्मा जी, मुझे सरिता दीदी ने भेजा है। हाँ नमस्ते बहन, बोलो क्या चाहिए। जी वो मैंने सुना है कि आप घर से सिलाई करवाते हैं। मुझे सिलाई आती है, क्या मुझे काम मिल सकता है? मुझे काम चाहिए, मैं काम के लिए आई हूँ। तुम्हें कैसी सिलाई आती है? कपड़ों पर सिलाई कर सकती हो, टांके लगा सकती हो? बोलो तुम्हें कौन सा डिजाइन आता है करना? जी हाँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। मैं अच्छी सिलाई कर सकती हूँ। कपड़ों में सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, पहले यह एक कुर्ता सैंपल दे रहा हूँ, इस पर डिजाइन करके दिखाओ। ये देखो, इस कुर्ते पर टांके लगाने हैं। इसे घर ले जाओ और कल लाकर दिखाओ। अगर काम ठीक हुआ तो तुम्हें नियमित काम मिल जाएगा। एक कुर्ते के 15-20 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब जाओ। धन्यवाद शर्मा जी, मुझे अपनी ये काम दिया। मैं बहुत अच्छा काम करूंगी और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पूजा खुशी खुशी वो कुर्ता लेकर घर आती है। घर आकर वो देखती है कि बिट्टू का बुखार अभी भी है। चुन्नी की खांसी बढ़ गई है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपने आप से कहती है, मुझे जल्दी से ये काम करना होगा। अगर मुझे रोज 4-5 कुर्ते मिल गए तो मैं महीने के 2000 से 2500 रुपए जमा हो जाएंगे। फिर मैं बच्चों के लिए नया कंबल और गर्म कपड़े, दवाई सब ले सकूंगी। उस रात पूजा बच्चों को सुलाने के बाद खुद रात के 11 बजे से सिलाई शुरू करती है। मोमबत्ती की रोशनी में वो काम करती है। उसकी आंखें दर्द करने लगती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। सुबह 4 बजे तक काम पूरा करती है। उसकी आंखों में बस एक ही चीज था कि बच्चों के लिए सारी चीजें लाना। अगले दिन वो कुर्ता शर्मा जी को दिखाती है। शर्मा जी देखकर खुश हो जाते हैं और पूजा से कहते हैं, वाह, बहुत बढ़िया काम है। तुम्हारा हाथ तो कमाल का है। ठीक है, आज से तुम्हें रोज 5-6 कुर्ते मिलेंगे। इन्हें घर लेकर जाओ और कल शाम तक वापस ले आना। फिर तुम्हें उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है? धन्यवाद शर्मा जी, मुझे अपनी ये काम दिया। मैं बहुत अच्छा काम करूंगी और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब पूजा की जिंदगी में एक नया रूटीन शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे उठना, घर का सारा काम करना, बच्चों की देखभाल करना, शाम को शर्मा जी से कपड़े लेना और फिर रात को 11 बजे से 4 बजे तक सिलाई करना। सिर्फ 1 घंटे की नींद। शायद उसका ये जुनून उसके लिए खतरा ना बन जाए। 10 दिन बीत गए। पूजा थक चुकी थी। उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उंगलियां भी दर्द करती थी। कमर टूट गई है, लेकिन वो रुकती नहीं। बस वो लगातार काम कर रही थी। उसे बस अपने बच्चों की तकलीफ दिखाई दे रही थी। एक रात सिलाई करते करते पूजा को नींद आ जाती है। अचानक से सुई उसकी उंगली में चुभ जाती है। खून निकलने लगता है। वो दर्द से कराह जाती है। मैं इतनी थक सी गई हूँ, लेकिन नहीं, मुझे करना होगा मेरे बच्चों के लिए। तू हार नहीं मान सकती पूजा। सरिता को जब पता चलता है तो वो तुरंत पूजा के घर आती है और पूजा से कहती है, पूजा,
तू अपना ध्यान नहीं रख रही है क्या? बहुत कमजोर लग रही है। देख तेरी हालत कैसी हो गई है। इतना काम मत कर, तू बीमार पड़ जाएगी। काम को काम की तरह कर, समझी? नहीं दीदी, मुझे करना होगा। देखो, मैंने 10 दिन में 900 रुपए कमा लिए हैं। अगर मैं ऐसे ही करती रहूं तो महीने के अंत तक 2500 रुपए जमा हो जाएंगे। फिर मैं बच्चों के लिए एक अच्छा कंबल खरीदूंगी और गर्म कपड़े खरीदूंगी, दवाई भी खरीदूंगी, उनकी सारी जरूरतें पूरा करूंगी। पर पूजा, तू खुद बीमार पड़ गई तो घर में किसी को पता भी नहीं कि तू इतना काम कर रही है। मैंने तुझे काम करने के लिए कहा है, अपने आप को बीमार करने के लिए नहीं, समझी? नहीं, मैंने अभी किसी को नहीं बताया। अगर सास ससुर को पता चला तो वे मुझसे पैसे मांगेंगे, और मैं चाहती हूँ कि ये पैसे सिर्फ मेरे बच्चों के लिए हों। मैंने ये पैसे सिर्फ उनके लिए कमाए हैं, क्योंकि उनको ये ठंड से ठिठुरते देख मुझे दर्द होता था। 20 दिन बीत गए। पूजा ने 1800 रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बार बार खांसने लगी थी, उसे बुखार भी आने लगा था। एक रात सिलाई करते करते पूजा बेहोश हो जाती है। सुबह जब अजय उसे देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है, घबराहट से सबको बुलाता है। पूजा, पूजा उठो। माँ, बाबूजी, जल्दी आओ, देखो ना पूजा को क्या हो गया है। सब लोग दौड़कर आते हैं। पूजा को होश नहीं था। गांव की पंडित जी को बुलाया जाता है, जो थोड़ा बहुत इलाज करना जानते थे। पंडित जी सबको बताते हैं, इसे तो बहुत तेज बुखार है, निमोनिया हो गया है। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत कमजोर हो गई है। ज्यादा देर की तो कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, ये इतनी कमजोर कैसे हो गई? खाती पीती थी, काम भी करती थी, कहीं इसको ठंड तो नहीं लगी है? तभी सरिता दौड़ी दौड़ी आती है। वो भी सहम सी जाती है। मैंने कहा था ना उससे, लेकिन नहीं मानी। देखो अब क्या हाल हो गया। काम को काम की तरह नहीं करेगी तो बीमार होना तो तय था। क्या मतलब? क्या हुआ है पूजा को? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम लोगों को पता भी है कि पूजा रात रात भर जगकर अपना काम करती थी। सिलाई का काम करती थी बेचारी, सिर्फ 1 घंटा सोती है। 20 दिनों से यही कर रही है, वो भी बच्चों के लिए कंबल खरीदने के लिए। तुम लोगों ने तो कंबल नहीं दिया था ना? क्या करती, उससे बच्चों की तकलीफ दिखी नहीं जा रही थी। क्या पूजा ने इसलिए ये सब किया? हे भगवान, ये हमने क्या किया बहू के साथ? बहू इतना काम कर रही थी और हमें पता भी नहीं चला। अजय, फटाफट इसे शहर के अस्पताल ले चल। जितने पैसे लगे लगा दे, मैं अपनी बचत भी दे दूंगा। बस तू बहू को किसी तरह बचा ले। अजय पूजा को लेकर शहर के अस्पताल जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, फिर उदास मन से कहते हैं कि आपकी पत्नी बहुत कमजोर हो गई है। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, क्या लगता है नींद भी ठीक से नहीं ली, और ठंड में भी काम करती रही है। इसी वजह से इनको निमोनिया हो गया है। इनको अगर 1-2 दिन और देर हो जाती तो बहुत खतरा था। अब ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरा आराम चाहिए इनको। डॉक्टर साहब, जो भी लगे कर दीजिए इलाज। मैं एक बहुत बुरा पति हूँ, बस आप किसी तरह मेरी पत्नी की जान बचा ली। 3 दिन बाद पूजा को होश आता है। वो अस्पताल के बेड पर थी। बगल में अजय बैठा था। कमला देवी और रामदीन भी आए थे। सब लोग बहुत चिंतित थे। मेरे बच्चे बिट्टू और चुन्नी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो ठीक है पूजा, तुम उनकी चिंता मत करो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतना काम कर रही हो? बोलो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेला क्या करता? मैं बच्चों के लिए कंबल खरीदना चाहती थी। वो हर रात ठंड में कांपते थे, मुझसे देखा नहीं जाता था। मैंने सोचा अगर मैं खुद पैसे कमाने लगूं तो मैं अपने बच्चों को गर्म कपड़े दे सकूं। उनके लिए कंबल खरीदना है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर ध्यान नहीं दिया, तेरी तकलीफ नहीं समझी, तो इतना कुछ कर रही थी और मैं तुझे हमेशा डांटती रहती थी। बेटी, हम सब शर्मिंदा हैं। तूने हमें इंसानियत का सबक अच्छे से सिखा दिया है। घर वापस आने पर सब कुछ बदल गया था। कमला देवी ने पूजा के छोटे कमरे में अपना एक कंबल डाल दिया था। अजय ने अपना कंबल भी पूजा और बच्चों के लिए दे दिया था, जैसे कि सब कुछ सही हो गया हो। और सबसे बड़ी बात, जब वे पूजा के कपड़ों की जांच करते हैं तो उन्हें एक छोटी सी पोटली मिलती है। उसमें 1800 रुपए होते हैं। सब हैरान होते हैं।
तब अजय पूजा से कहता है, नहीं पूजा, हम सब अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। अब हम अपनी गलती सुधारेंगे। पूजा तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो पैसे मैंने बच्चों के लिए जमा किए थे। पूजा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुमने 20 दिन रात रात भर काम करके ये जमा किए। अब मैं इन्हें लेकर बाजार जा रहा हूँ और तुम्हारे और बच्चों के लिए सबसे अच्छे कंबल लाऊंगा। समझी पूजा? अजय, कमला देवी और रामदीन तीनों बाजार जाते हैं। वे एक बड़ी दुकान पर जाते हैं जहां कंबल और रजाइयां बिकती हैं। सब वहां पहुंचते और खुश होते हैं। भाई साहब, मुझे सबसे अच्छे कंबल चाहिए, 2 बड़े और 1 छोटा, बच्चों के लिए। क्या आपके पास है? जी, ये देखिए, ये रजाइयाँ बहुत गर्म हैं, डबल बेड की हैं और इनकी कीमत 1200 रुपए प्रति रजाई है। और बच्चों की ये रजाई 800 की है। इसमें बच्चे आराम से सो सकते हैं। बहुत अच्छी हैं, इतनी मुलायम, इतनी गरम। हमारी बहू और पोते पोती को बहुत आराम मिलेगा। भैया, इन तीनों रजाइयों के साथ 2 गरम शॉल भी दे देना, वो ठंड बहुत है ना। और हाँ, बच्चों के लिए गरम स्वेटर भी दिखाओ और बहू के लिए भी एक। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 3800 रुपए हुए। आप पैसे दे दीजिए, मैं आपकी रजाई पैक करवा देता हूँ। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1800 रुपए हैं और मेरे पास 800 रुपए, कुल 2600 रुपए ही हुए। लेकिन अब क्या करें, कंबल कैसे लें बाबूजी? देखो बेटा, मैंने भी थोड़े पैसे बचाए थे। ये लो 500 रुपए, और तुम्हारे बाबूजी के पास भी कुछ होंगे। इन सब को जोड़ देख कितने होते हैं। हाँ, ये लो 700 रुपए है, अब पूरे हो गए। भाई साहब, पैक कर दो सब कुछ। सारे शॉल और रजाई अच्छे से पैक करना। तीनों खुशी खुशी सामान लेकर घर आते हैं। पूजा बिस्तर पर लेटी थी और अभी भी कमजोर लग रही थी। बच्चे उसके पास बैठे थे। बिट्टू उन लोगों को आते देखता है और कहता है, ये दादी, दादा, पापा आ गए। पापा, दादाजी और दादी जी, आप सब हमारे लिए क्या लाए हैं? आओ बच्चों, देखो मैं क्या लाया हूँ। तुम्हारे लिए नई रजाई जो बहुत गर्म है। इसमें तुम्हें सोने में मजा ही आ जाएगा। वाह, रजाई, गरम रजाई। अब तो मजा ही आ जाएगा सोने में दादाजी। मैं बहुत खुश हूँ आज। ये सब आपने मेरे पैसों से खरीदा है माँ जी? बोलिए पापा जी। नहीं बेटी, सिर्फ तेरे पैसे नहीं, हम सब ने मिलकर खरीदा है। ये हमारी तरफ से तेरे लिए माफी का तोहफा है। और देख, तेरे लिए ये गरम शॉल और स्वेटर भी है। अब तुझे ठंड में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं नहीं जानती कि क्या कहूँ आपको। कुछ मत कह बेटी, तूने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, और हम इतने अंधे थे कि तेरी तकलीफ देख नहीं पाए। सच में बहू, तेरे अंदर बहुत हिम्मत। उस रात पूजा अपने बच्चों के साथ नई रजाई में सोती है। पहली बार 2 महीनों में उसे और बच्चों को ठीक से नींद आती है। बच्चे रजाई में घुस जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। तभी बिट्टू कहता है, मम्मी, ये कितनी गर्म है और कितनी सॉफ्ट भी है। अब मुझे ठंड नहीं लग रही। अब मैं चैन से सोऊंगा। मम्मी, अब मैं भी बीमार नहीं होंगी ना, क्योंकि अब हमारे पास गर्म कपड़े और रजाइयाँ हैं। नहीं बेटा, अब तुम दोनों बिल्कुल ठीक रहोगे। अब हमारे पास गर्म रजाई है, गर्म कपड़े हैं, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। बगल के कमरे में अजय भी लेटा होता है, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अजय अपने मन में कहता है, मैं कैसा पति हूँ। मेरी पत्नी इतना कुछ कर रही थी और मुझे पता तक नहीं चला। उसने अपनी सेहत तक दांव पर लगा दी मेरे बच्चों के लिए। नहीं, अब मैं बदलूंगा और मैं पूजा और बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा, उनकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। कमला देवी भी अपने कमरे में सो नहीं पा रही थी। वो भी अपने आप को कोसते हुए मन में कहती है, मैं कैसी सास हूँ। मेरी बहू मर मर कर काम कर रही थी और मैं उसकी एक भी बात तक नहीं सुनी मैंने। भगवान, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूजा के साथ अपने बेटी जैसा व्यवहार करूंगी। अगले दिन सुबह पूरे गांव में पूजा की कहानी फैल जाती है। सरिता ने सबको बताया
कि कैसे पूजा ने अपने बच्चों के लिए रात रात भर काम किया करती थी। गांव के लोग अजय के घर आने लगे। सब पूजा से मिलने आते थे। तभी एक दिन गांव की 2 औरतें आती हैं। पूजा दीदी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। आप सच में एक अच्छी माँ हो। मैं भी आप जैसे काम करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, तुमने हम सब औरतों को एक सबक सिखाया। हम भी अपने हाथों से कुछ काम करके पैसे कमा सकते हैं। औरतें कमजोर नहीं होती हैं। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। गांव के मास्टर जी भी आते हैं, जो उस समय स्कूल के प्रिंसिपल थे। वो पूजा से कहते हैं, बेटी पूजा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारी हिम्मत की मैं तारीफ करता हूँ। देखो, हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षिका की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला। तुम सिलाई का काम करती हो ना? मैंने सोचा क्या तुम स्कूल में आके बच्चों को सिलाई सिखा सकती हो? हम तुम्हें 3,000 रुपये महीना देंगे। कंप्यूटर ना सही तो बच्चे सिलाई ही सीख लेंगे। मास्टर जी, आप मुझे नौकरी दे रहे हैं और महीने के 3,000 रुपए भी? हाँ बेटी, तुम्हारे जैसी मेहनती महिला को मौका मिलना चाहिए। सोचो और बताओ, कल तक मुझे बता देना, ठीक पूजा? मास्टर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूजा जरूर करेगी ये काम। हमें कोई एतराज नहीं। पूजा अब अपने मर्जी से ये काम कर सकती है। उसी दिन दोपहर में शर्मा जी भी पूजा के घर आते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा होता है। शर्मा जी पूजा से कहते हैं, पूजा बहन, तुम्हारा हाल सुना, बहुत दुख हुआ। तुम मेरे लिए 20 दिन तक काम करती रहीं और मुझे पता तक नहीं चला कि तुम बीमार पड़ रही हो। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें उसी के हिसाब से काम देता बहन। नहीं शर्मा जी, ये आपकी गलती नहीं थी। मैंने खुद ही नहीं बताया था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। देखो, ये तुम्हारे 20 दिन के काम के पैसे हैं 1800 रुपए। और ये डिब्बा तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इसमें बच्चों के लिए गर्म कपड़े हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छी साड़ी है और थोड़ी मिठाई भी है। ठीक है बहन, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। शर्मा जी, आप इतना कुछ हमारे लिए लाए, ठीक है, लेकिन मैं नहीं ले सकती। मैं सिर्फ मेहनत से कमाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारा हक है। और सुनो, अगर तुम्हें आगे भी काम चाहिए तो मुझे बताना। मैं घर पर ही कपड़े भिजवा दूंगा। लेकिन इतना काम मत करना कि फिर बीमार पड़ जाओ। काम को काम की तरह किया जाता है। धन्यवाद शर्मा जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप पैसे से ही अमीर नहीं, विचार से भी अमीर हैं। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि आपका कारोबार खूब बढ़िया चले। 1 हफ्ता बीत गया। पूजा अब ठीक हो गई थी। घर में सब कुछ बदल गया था और पूजा की थोड़ी तकलीफें भी कम हो गई थी। अब अजय भी रोज शाम को जल्दी घर आ जाता था। बच्चों के साथ खेलता भी था और पूजा की मदद भी करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। और कमला देवी भी अब पूजा से बहुत प्यार से बात करती थी। उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। तभी कमला पूजा से कहती है, बेटी, आज तू आराम कर, मैं खाना बना लेती हूँ। तू अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और तुझे अभी आराम की सख्त जरूरत है, समझी? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। मेरे होते हुए आप काम करेंगी? बोलिए माँ जी। नहीं, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। और सुन, कल से तू स्कूल जाना शुरू कर देना। हम बच्चों को संभाल लेंगे, समझी? रामदीन भी अब बिट्टू और चुन्नी के साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। उन्हें कहानियां भी सुनाते थे। आज रात का खाना पूरा परिवार साथ बैठकर खा रहा होता है। पहली बार सब साथ साथ खाना खा रहे थे और पहली बार घर में खुशी का माहौल था। तभी अजय पूजा से कहता है, पूजा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई अच्छा काम ढूंढूं। शायद कोई दुकान पर अच्छी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता। तुम स्कूल में 3,000 रुपए कमाओगी। अगर मैं 8-10 हजार रुपए कमा लूं तो हम अच्छे से रह पाएंगे और अपनी और अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। हाँ, और हम थोड़े से पैसे बचा भी लेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए। क्यों माँ जी, सही कहा ना? हाँ बेटा, और अगले साल हम घर की मरम्मत भी करवा देंगे और छत भी ठीक करवानी है, क्योंकि घर है तो परिवार है। जनवरी का महीना आया, सबसे ज्यादा ठंड का समय। लेकिन अब पूजा के घर में कोई भी ठंड से नहीं कांप रहा था, क्योंकि उनके पास अब सुविधा थी बचने के लिए। रात को सोने के समय बच्चे अपनी नई रजाई में घुस जाते हैं। अब उन्हें बड़ा मजा आता था। तभी बिट्टू पूजा से कहता है, मम्मी, अब तो मुझे बहुत मजा आता है सोने में। इतनी गर्म रजाई रहती है कि मुझे थोड़ी भी ठंड नहीं लगती है। हाँ मम्मी, और अब मुझे भी खांसी जुकाम भी नहीं हुआ इस बार। अब हम भी खेल कूद और मौज कर पाएंगे। हाँ बेटा,
अब तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहोगे। सो जाओ अब, रात बहुत हो गई है और ठंड भी बहुत है। बच्चों को सुलाकर पूजा अपने कमरे में आती है। आज पहली बार अजय भी उसके साथ सोने के लिए आया था। पूजा ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है। पूजा, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत बुरा पति था। तुम इतना कुछ कर रही थी और मुझे परवाह तक नहीं थी, लेकिन मेरे भी पास पैसे नहीं थे उस समय। मैं भी क्या ही करता। अब ये सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। अब हम सब साथ हैं, खुश हैं, यही काफी है। बस ऐसा ही हमारा जीवन चलता रहे। दोनों अपनी नई रजाई में सो जाते हैं। आज रात पहली बार पूजा को पूरी नींद आती है। कोई ठंड नहीं, कोई चिंता नहीं, बस सुकून खा।